तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशंस। अब आज हमको स्टार्ट करना चाहिए यूनिट ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज। मेरा आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज करंट। तो आप लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट का मतलब पर सेकेंड। किसी वायर से यदि चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई वायर है और उससे टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, तो टी टाइम में क्यू 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा क्यू बाई टी। सिंस एंड देयरफॉर करते ना आप लोग, सिंस in time t the charge flowing through the wire or conductor is q, therefore charge flowing through the conductor per second it is q by t। और 1 सेकेंड में पर सेकेंड जो फ्लो होता है बच्चों उसको बोलते हैं रेट। तो इसी को एक्चुअली में अपन बोलते हैं करंट। तो करंट की जो डेफिनेशन है वो होती है I is equal to Q by T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला हो जाता है चार्ज का। अब हमने करंट इनटू टाइम के फॉर्म में क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है क्लास 11th में आपने देखा है करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपने लास्ट ईयर एसआई सिस्टम देखा था, उस एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उसमें से एक थी करंट और एक थी टाइम। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंगल एंड सॉलिड एंगल, फिर इन सब की यूनिट्स भी देखी थी। तो उसमें से करंट की यूनिट थी एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है चार्ज का, करंट इनटू टाइम, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज होती है उनके पोटेंशियल को अपन हाई मानते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज बॉडीज होती है उनके पोटेंशियल को लो मानते हैं। ये पोटेंशियल क्या है ये पूरा मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, पूरा डिटेल में। पर अभी आप ये मान के चलिए चार्ज हमेशा, जैसे सेल है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो चार्ज जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद ये एक्सेप्शनल केस है और इसको अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्योंकि आगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ होता है, और वो किरचॉफ्स लॉ है एट एनी जंक्शन in an electric circuit, at any junction the algebraic sum of current is always equal to 0। इसका मतलब ये हुआ, जंक्शन का मतलब जैसे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर मान लीजिए ये करंट आ रहा है 3 एम्पियर और ये करंट आ रहा है 4 एम्पियर। ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो यहाँ से आउटगोइंग करंट जो होगा वो 3 + 4 7 होगा। जैसे स्केलर्स में कर दे, ऐड कर देते, वेक्टर्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं। वेक्टर में यदि कोई बॉडी होती और उसको 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स एक साथ आप अप्लाई करते तो नेट फोर्स कितना होता, 7 नहीं होता, कितना होता। तो वेक्टर सम करना पड़ता। ये डिपेंड करता इन दोनों के बीच के एंगल पर, क्योंकि फोर्स आपको मालूम वेक्टर है, पर स्केलर्स में ये एंगल का कोई रोल नहीं रहता है। और ऐसा प्रैक्टिकली करंट में भी देखा गया है कि 3 एम्पियर 4 एम्पियर दोनों इनकमिंग करंट आ रहा है, तो आउटगोइंग करंट जो है वो 3 + 4 7 होगा। मतलब स्केलर्स के समान बिहेव करता है। तो करंट भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, इसलिए चार्ज भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला।
तो आप सबको पता है चार्ज इज इक्वल टू, मैं करंट इनटू टाइम बता रहा हूँ। करंट को हम लोग एम्पियर में यूज मेजर करते हैं और नोटेशन ए यूज करते हैं, टाइम के लिए टी। तो इसलिए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT या M0 L0 T1 A1। फिर फोर्थ यूनिट्स, तो इन सीजीएस सिस्टम चार्ज को मेजर किया जाता है स्टेट कूलम्स में, स्टेट कूलम। इसी को बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। एक और सिस्टम चलता है इलेक्ट्रिसिटी में जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक और सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें चार्ज को मेजर करते हैं F कूलम, और SI सिस्टम में हम मेजर करते हैं कूलम में। जैसे मास की यूनिट होती है ना सीजीएस सिस्टम में ग्राम, SI सिस्टम में केजी, बिल्कुल वैसा चार्ज की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है एफ कूलम, और SI सिस्टम में कूलम। इनका बच्चों आपस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम is equal to 1 upon 10 F कूलम। जैसे 1 kg is equal to 1000 grams, 1 meter is equal to 100 centimeter, बिल्कुल वैसे ही 1 कूलम is equal to 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम is equal to 1 upon 10 F कूलम। ये कन्वर्शन पता होने से फायदा रहता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अब 4 ऑप्शन आपको गिवन है, अब आपको तो रटा हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन उसमें ऑप्शन में वो चार्ज कूलम्स में है ही नहीं, स्टेट कूलम्स में। तो आप तभी टिक करेंगे ना जब आपको कन्वर्शन पता हो। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतनी मैं बोल रहा हूँ, तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम या 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 कूलम या 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 coulomb is equal to how many state coulombs? 3 into 10 to the power 9 state coulombs. Means 1.6 into 3 4.8 into 10 to the power minus 10 state coulombs. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कूलम्स में कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताओ चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सीजीएस सिस्टम में कितना होता है, तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे 4.8 into 10 to the power minus 10 स्टेट कूलम्स। या कोई क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपने पूरा सॉल्व किया, क्योंकि जनरली हम लोग क्वेश्चन SI सिस्टम में सॉल्व करते हैं, और मान लीजिए उसकी वैल्यू आ गई 3 कूलम्स, लेकिन ऑप्शन में स्टेट कूलम्स में दिया है, तो आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपको कन्वर्शन पता होगा। तो आपको पता है 3 कूलम्स और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम, तो आप टिक कर देंगे 3 into 1.6 into 10 to the power minus 9 सॉरी 3 into 3 10 to the power 9, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम्स। तो इसलिए बच्चों हम लोगों को कन्वर्शन पता होना चाहिए। तो ये कन्वर्शंस आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 upon 10 F कूलम्स। नेक्स्ट बच्चों हम लोग को देखना है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्चुअली में यदि 2 चार्ज बॉडीज हैं, फर्स्ट पर Q1 चार्ज, सेकंड पर Q2 चार्ज, और दोनों चार्जेस के बीच का यदि सेपरेशन R है,
तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two unlike or like charges directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. बिल्कुल जैसा आपने लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, बिल्कुल वैसा ही वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस फोर्स को बच्चों कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं। उसमें और इसमें फर्क यह है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। यदि लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन, और अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन। लाइक का मतलब जैसे प्लस प्लस, यदि टू चार्ज बॉडीज हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज यदि क्लोज रखोगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, या दो नेगेटिव चार्ज बॉडीज है उनको क्लोज रखोगे तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन यदि फर्स्ट बॉडी पॉजिटिव है और सेकंड बॉडी नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कूलम ने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में, ये इन चार्ज बॉडीज के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसी बेसिस पर इसने ये लॉ दिया था, मतलब F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square। यदि हम बच्चों इसको इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट A Q1 Q2 by R square। यहां पर ये जो कांस्टेंट A है, इस कांस्टेंट A की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कांस्टेंट जैसे वहां पर G था ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वैसा ही ये कांस्टेंट है, इसको अपन एप्सिलॉन प्रोनाउंस करते हैं। एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, और ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या कुछ बुक्स में एप्सिलॉन आर ना लिखकर के लिखते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन है इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मतलब ये जो फोर्स का फॉर्मूला होगा F, इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्योंकि ये एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R के इक्वल होता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये बच्चों सब कांस्टेंट है और इन सब के अपने अपने नेम दिए गए हैं। यहाँ पर ये एप्सिलॉन R को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहां पर जो एप्सिलॉन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आपने चार्जेस रखे हैं
उसके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, और यहां पर ये एप्सिलॉन आर जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बोलते हैं। एक्चुअली में यही बोलते हैं आगे चलकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जब हमको क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी वैल्यू हमको गिवन रहती है और इसी के बेसिस पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकलती है। ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इसको हम लोग के से भी डिनोट करते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन बनता है एप्सिलॉन और के ये हमेशा ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू 1 होती है। वाटर इसके लिए 81 होती है। मेटल इसके लिए इंफिनिटी होती है। तो एटलीस्ट आपको ये 3 याद रखना है, बाकी तो आपको जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। तो आपको जैसे दिख रहा है ये फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यदि मान लीजिए सपोज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12, लेकिन आपने दोनों चार्जेस को किस में रखा है, एयर वाटर में। तो वाटर के लिए मान लीजिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 इनटू 81। इससे किसकी वैल्यू निकल आएगी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकल आएगी। ये क्या होता है बच्चों कि जैसे आप लोगों ने अभी तक सुना है ना रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी लास्ट ईयर आपने 11th में सुना है। ये रिलेटिव डेंसिटी जो टर्म आती है इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो आपको मालूम है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तो आप सबको पता है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये होता है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, तो मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी आ गई 13.6। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्क्यूरी है वो वाटर के कंपेयर में, वाटर के रिस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स हैवियर है। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। तो जैसे हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं जब आइडियल डेंसिटी मतलब वाटर की डेंसिटी से, तो हमको ये पता चलता है वो जो लिक्विड है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवियर है या लाइट है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर,
तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। जैसे कि मैंने बोला वाटर के लिए 81, इसका मतलब है कि जो वाटर है उसकी परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस 81 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में बच्चों कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, और यहाँ 81 आया। इसका मतलब यदि टू चार्ज बॉडीज को जब हम एयर में रखेंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन उन्हीं चार्जेस को जब वाटर के अंदर रखेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स परमिट करेगा, 1/81 टाइम्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब जब भी चार्ज बॉडीज को आप एयर में रख रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन किसी मीडियम में रखेंगे तो कितना परमिट करेगा, वो उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये जो एप्सिलॉन आर है, के है, आप देख रहे हैं मैं वैल्यू और बता रहा हूं, मतलब इसकी यूनिट टी होती है। क्यों यूनिट टी रहती है, क्योंकि ये प्योर रेशियो है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी में क्या हुआ था, यूनिट कैंसिल हो गई थी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी की केवल वैल्यू आई थी 13.6 मर्क्यूरी की बताई थी ना मैंने। वैसे यहां पर ये यूनिट लेस क्वांटिटी है एप्सिलॉन आर। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों। और अब यदि मैं आपको बोलूं कि ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस बेसिस पर ये पूरा जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं सब एसआई सिस्टम में लिख रहा हूं। तो मतलब इन एसआई सिस्टम, फोर्स का फॉर्मूला हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया। बच्चों कैलकुलेटर में वैल्यू डालो आप 1, और 1 को डिवाइड करके देखो आप 4 से, पाई पाई मतलब 3.14, और एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 से, तो आपको देखने मिलेगा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितनी आती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1 को डिवाइड करोगे ना 4 से, फिर पाई मतलब 3.14, एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 से, तो आपको देखने मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। मतलब इस फोर्स के फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यदि हमको टू चार्जेस, यदि इनकी वैल्यूज पता है, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, और जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी यदि हमको पता है, तो उन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही है बच्चों कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम, अभी तक मैंने पूरी बात जो की है ना बच्चों, वो एसआई सिस्टम में बात की है। सीजीएस सिस्टम में 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो F इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन R
Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। ये SI सिस्टम में और ये CGS सिस्टम में। यहां पर आप चार्जेस की वैल्यूज कूलम में सब्स्टिट्यूट करेंगे और R की वैल्यू को आप मीटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन। लेकिन इस फॉर्मूले में आप चार्जेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेट कूलम्स में और R डिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेंटीमीटर में, तब फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो किसमें आएगी, डाइंस में। तो यहां पर आएगी डाइंस में, क्योंकि आप सबको पता है फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइंस। तो बच्चों ये मैंने पूरा आपको बताया कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बच्चों नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कूलम्स लॉ जो होता है, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। ये जो लॉ है ये केवल किनके लिए ट्रू है, जो रेस्ट और पॉइंट चार्जेस होते हैं ना उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जो मूविंग चार्जेस होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। जैसे बाहर एमपीपी के वायर्स है ना, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट चार्जेस होते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे प्लास्टिक स्केल को आपने एयर से रब करके चार्ज कर लिया था, फिर पेपर पीसेस के पास आप ले गए तो वो अट्रैक्ट करने लगी। तो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। और सेकंड, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द डिस्टेंसेस बिटवीन द चार्जेस which is greater than 10 to the power minus 15 मीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होता है उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम होगा उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। तो ये दो लिमिटेशंस है बच्चों कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की। पर एक बात और नोट कीजिएगा कि जो एटम होता है ना, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होता है। अब उसके अंदर एक्चुअली में होते हैं प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल नहीं करेंगे, वहां उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उन प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम हो गया। वहां पर जो फोर्स लगता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, वहां इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस पर जरूर न्यूक्लियस क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का, और वो कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। जैसे अपन को मालूम है ये एटम है, तो एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया, तो ये तो हो गया 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम हो गया। तो कूलम ने जब ये लॉ दिया था तभी अपनी लिमिटेशंस बताई थी। प्रैक्टिकली उसने देखा कि जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से कम होता है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, और उसने ये लिमिटेशन दी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, बल्कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जब ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। इस इलेक्ट्रिक, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता रहता है। तो बच्चों देयर आर टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट,
This law is valid only for the rest and point charges. And second, this law is valid only for the distances between the charges which is greater than 10 to the power minus 15 meter order of magnitude. तो बच्चों ये लिमिटेशंस जो मैंने आपको समझाई है ये तो ठीक है, पर कभी कभी टीचर्स आपसे पूछते हैं कि बताओ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, यूनिट्स पूछ लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो उसको। कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 by r square। इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, प्योर रेशियो है, तो उसका तो कोई यूनिट नहीं होती है, केवल वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन r को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r q1 q2 बाय f into r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये तो इसकी फुल न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी और कोई यूनिट भी नहीं रहेगी, 4 की भी नहीं रहेगी, पाई मतलब 3.14 उसकी भी नहीं रहेगी, एप्सिलॉन r की भी नहीं रहेगी। चार्जेस के लिए जरूर आप यूनिट बोलोगे, एसआई सिस्टम में कूलम 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 स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन और आर के लिए मीटर स्क्वायर। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आप याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू बताई थी 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो उस वक्त मैंने यूनिट यूज की थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो यहीं से निकली है बच्चों। और जो आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजीली डिराइव कर लोगे। भाई आपको पता है एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज कूलम यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है 80 एम्पियर इनटू टाइम स्क्वायर। न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एम एल टी माइनस 2, है ना। और मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो आपको पता है एल स्क्वायर। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब टी माइनस 2। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी टू द पावर 4 ए टू द पावर 2। इस तरीके से जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट का। नेक्स्ट बच्चों आप लोग की हेडिंग होनी चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो मुझे आर्टिकल डिस्कस करना है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्ट की गई है यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज को। हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे मास की होती 1 kg, लेंथ की होती 1 मीटर, टाइम की होती 1 सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई है 1 कूलम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आगे की डेफिनेशन इसी पर बेस्ड होती है। पर बच्चों ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी डिसाइड किया गया है। अब क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल क्यों नहीं है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये बहुत बड़ा चार्ज, लार्ज चार्ज है,
बहुत बड़ा चार्ज है, ह्यूज चार्ज है। देखो कोई बॉडी है, जैसे उस पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज, तो जरा सोचो आपने कैसे प्रोड्यूस करोगे। आपको ये तो पता है पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आप कैलकुलेट कर लो बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। मैं बता रहा हूँ बॉडी पर चार्ज 1 कूलम, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू एन ई, Q की जगह 1 रखोगे, N और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे आप N की वैल्यू निकालोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N, और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये N आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी बॉडी से निकालोगे तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज। मतलब ये ह्यूज चार्ज है, लार्ज चार्ज। इतने सारे चार्ज को किसी बॉडी से निकालना टफ है, इसलिए बच्चों इसको इमेजिनरी चार्ज माना जाता है, पर आगे की डेफिनेशन इसी पर बेस्ड होती है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डिफाइन भी करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का सपोर्ट लेते हैं। तो हम लोग को मालूम है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें यदि हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें मतलब हमने दो चार्जेस रखे Q1 Q2 को r डिस्टेंस पर। अब यदि यही Q1 और Q2 इक्वल चार्जेस हो, हमने ये चार्जेस जो रखे यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए हैं, और कहाँ रखा हमने एयर में, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है। कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर। और जो चार्जेस हमने रखे उनके बीच में मान लीजिए हमने फोर्स जो लग रहा है रिपल्सिव फोर्स उसको मेजर किया, और बाय द वे वो फोर्स आ गया 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इसका मतलब क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपॉन 1 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore Q इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि दो चार्जेस जो आपने इक्वल मैग्नीट्यूड के रखे हैं एयर में 1 मीटर डिस्टेंस पर, और यदि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब दोनों चार्जेस कैसे चार्जेस हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। या इसका अपोजिट भी आप देख सकते हो कि मान लीजिए टू चार्जेस हैं 1 कूलम के, उनको एयर में आप रखोगे एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो देखो 9 इंटू 10⁹, Q1 भी 1 Q2 भी 1, एयर में रखा तो 1 और 1 स्क्वायर, तो मतलब जो फोर्स लगेगा वो 9 इंटू 10⁹ लगेगा। तो इस बेसिस पर हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। If two equal and like charges are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 9 into 10⁹ Newton, then each charge are called unit positive charge. If two equal and like charges are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 9 into 10⁹ Newton, then each charge are called unit positive charge. इस तरीके से डेफिनेशन दी जाती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। पर बच्चों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इमेजिनरी चार्ज है। पर इसी के बेसिस पर आगे की जो डेफिनेशंस हैं फिजिकल क्वांटिटीज की वो डिफाइन की जाती हैं,
तो इसलिए हमको इसको सबसे पहले समझना जरूरी था।